अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस&एम। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब और आज का हमारा टॉपिक है थ्रोम्बोसाइट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने ब्लड सेल्स की दो टाइप्स पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद हमने पढ़ा ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स। आज हम ब्लड सेल्स की तीसरी और आखिरी टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स तो जिनको हम आमतौर पर प्लेटलेट्स भी कहते हैं, आज हम इनको स्टडी करते हैं। आज हम प्लेटलेट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसका एक फंक्शन डिस्कस कर लें तो इनका एक ही मेन फंक्शन है कि ये ब्लड कोएगुलेशन में काम आते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे कोई कट वगैरह लगता है तो उस जगह को दोबारा से हील करने का जो काम होता है हमारे पास, वो ब्लड सेल्स की ये टाइप करती है प्लेटलेट्स। अब अगर हम चलें इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, तो प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेम लाइक आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की तरह प्लेटलेट्स में ना तो कोई न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली होती है। तो सेम यही प्रॉपर्टी आरबीसीज की भी थी और सेम यही प्रॉपर्टी प्लेटलेट्स की भी है। तो हम इसको लिख लेते हैं, नो न्यूक्लियस प्लस इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल। ना ही कोई न्यूक्लियस होता है और इनमें ना ही कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली होती है। और इनका काम क्या है कि ये ब्लड कोएगुलेशन में काम करते हैं। अच्छा, इनके अलावा इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास ल्यूकोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसी तरह इनके साइटोप्लाज्म में भी कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और उन ग्रेन्यूल्स में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन का काम करवाते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म में have some granules in cytoplasm which have some, हम कह सकते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स या कोएगुलेशन के लिए कुछ भी केमिकल्स वगैरह होते हैं। अब ये तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज माइनर से डिस्कस कर ली, फिर इनका एक काम फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये ब्लड कोएगुलेशन में काम आते हैं। अब हम इनकी स्टडी करते हैं डेवलपमेंट। जैसे हमने आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स की हमने डेवलपमेंट स्टडी की थी, वैसे ही सेम हम थ्रोम्बोसाइट्स की डेवलपमेंट भी स्टडी कर लेते हैं। तो सेम लाइक आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स, ये भी हमारे पास बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो के कौन से हिस्से से प्रोड्यूस होते हैं? मैंने आपको बताया था कि बोन मैरो में कुछ सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स, जहां से हमारे पास सारे ब्लड सेल्स आगे डेवलप होते हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स भी वहीं से हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इनका जैसे इनका स्टिमुलेंट क्या है, ये कब स्टिमुलेट होते हैं, कब इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है? तो जैसे हमने आरबीसीज में स्टडी किया था कि एरिथ्रोसाइट्स को बनाने के लिए एक हार्मोन आता है हमारे पास किडनी से जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। सेम इसी तरह इसका भी केस है थ्रोम्बोसाइट्स का। थ्रोम्बोसाइट्स में एक हार्मोन है हमारे पास थ्रोम्बोपोएटिन, लेकिन ये थ्रोम्बोपोएटिन किडनी से रिलीज नहीं होता, ये हमारे पास लीवर से रिलीज होता है। एरिथ्रोपोएटिन किडनी से रिलीज हो रहा था, जबकि हमारे पास थ्रोम्बोपोएटिन कहां से रिलीज होगा? लीवर से। तो हम इसकी डेवलपमेंट स्टडी कर लेते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन आया, थ्रोम्बोपोएटिन फ्रॉम लीवर। अब ये हमारे पास जाके एक्ट करेगा किस पे? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स पे। बोन मैरो के कुछ सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। थ्रोम्बोपोएटिन लीवर से प्रोड्यूस होगा और जाके प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स पे हमारे पास एक्ट करेगा। अब प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स में आगे जब डेवलपमेंट होगी तो यहां से हमारे पास बनेगा मेगा करियोब्लास्ट। थ्रोम्बोपोएटिन आया हमारे पास, उसने प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स पे एक्ट किया, यहां से हमारे पास बन गया मेगा करियोब्लास्ट। अब इस मेगा करियोब्लास्ट में मजीद डेवलपमेंट होगी और ये हमारे पास बन जाएगा मेगा करियोसाइट। लीवर से थ्रोम्बोपोएटिन आया था,
प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स पे एक्ट किया, मेगाकैरियोब्लास्ट बना, मेगाकैरियोब्लास्ट की डेवलपमेंट हुई मेगाकैरियोसाइट में। अब ये मेगाकैरियोसाइट हमारे पास आगे थ्रोम्बोसाइट बना देगा। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। तो ये हमारे पास एक मैच्योर प्लेटलेट बन गया इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। लीवर से थ्रोम्बोपोइटिन आया, प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स पे एक्ट किया, यहां से मेगाकैरियोब्लास्ट बना, मेगाकैरियोब्लास्ट की डेवलपमेंट हुई मेगाकैरियोसाइट में, मेगाकैरियोसाइट से हमारे पास थ्रोम्बोसाइट यानी एक मैच्योर प्लेटलेट बन गया। तो ये हमने इसकी डेवलपमेंट स्टडी कर ली। अच्छा, सेम लाइक आरबीसीज, इनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो भी स्प्लीन में ही होगी हमारे पास। तो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, और इनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है ब्लड में एवरेज 8 to 11 डेज है। तो ये हमने शॉर्टली कुछ इसको डिस्कस कर लिया। पहले सबसे पहले इसका हमने फंक्शन डिस्कस किया कि ये ब्लड कोएगुलेशन में काम करता है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल नहीं है। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हमारे पास ब्लड की कोएगुलेशन में काम करते हैं। फिर हमने इसकी डेवलपमेंट पढ़ी। थ्रोम्बोपोइटिन आता है लीवर से, प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल पे एक्ट करता है, मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ये इसकी डेवलपमेंट हो गई। फिर हमने एक जनरल स्टडी की कि इसके जो डिस्ट्रक्शन होगी वो भी हमारे पास स्प्लीन में होती है, और इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 8 to 11 डेज। अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ब्लड कोएगुलेशन। मतलब ब्लड कोएगुलेशन का क्या मतलब, जब हमारे बॉडी पार्ट से, किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो ये प्लेटलेट्स वहां पे आके उस पार्ट को दोबारा से वहां पे क्लॉट बनाएंगे और ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, और वहां पे टिश्यूज फर्दर फिर दोबारा से डेवलप होंगे। अब जब कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से ब्लीडिंग का जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। ब्लीडिंग के स्टॉप करने के अमल को हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस को आपस में मिक्स नहीं करना। ब्लीडिंग के स्टॉप करने के अमल को हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस, और वो जो बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है बॉडी के प्रोसेसेस को मेंटेन करने का, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। वो हमारा एक अलग से यूनिट है। तो हमने हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस को आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। तो इनका नॉर्मली फिर काम क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किस में काम करते हैं, हीमोस्टेसिस में। प्लेटलेट्स का काम क्या हुआ फिर, हीमोस्टेसिस, यानी सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज हीमोस्टेसिस। ये हमारे पास हीमोस्टेसिस की आगे से हम कह सकते हैं डेफिनेशन। अब हम स्टडी करते हैं ये हीमोस्टेसिस का प्रोसेस कि ये ब्लड की ब्लीडिंग की जो स्टॉपेज होती है, जो ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या स्टेप्स आते हैं, अब हम उनको स्टडी करते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं हीमोस्टेसिस को। हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन हमने पहले स्टडी कर ली है, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। हीमोस्टेसिस हम किसको कहते हैं, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को सीज करने का अमल, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के अमल को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में मेनली हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स आते हैं, जिसको अभी हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा स्टेप प्लेटलेट, ये पीएलटी मैंने प्लेटलेट लिखा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरा कोएगुलेशन, या जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हैं।
ब्लड क्लॉटिंग। तो ये तीन हमारे पास स्टेप्स हैं हीमोस्टेसिस में, वेजो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। अब हम इन तीनों को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन जो हमारे पास है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर हम देखें वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो मतलब इससे मुराद है ब्लड वेसल्स, कोई भी हो सकती है, आर्टरी हो, वेन हो या कैपिलरी हो। वेजो हमारे पास निकला है ब्लड वेसल से, और कंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट करना, मतलब डायमीटर कम कर लेना या कॉन्ट्रैक्ट कर देना। तो कंस्ट्रिक्शन, वेजो और कंस्ट्रिक्शन, ये इन दो वर्ड्स को हमारे पास मिला के बना है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कहां से निकला है? ब्लड वेसल से। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर हम इन दोनों, अब हमने इसको दो में डिवाइड कर लिया तो देख के समझ आ गई होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन सबसे पहला जो स्टेप है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, और इसमें क्या होता है हमारे पास कि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब कैसे होगा ये? जब कोई भी हमारे पास ब्लड वेसल इंजर्ड हुई है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, अब ब्रेन ने इसको सेंस किया और वहां पे हमारे पास प्लेटलेट्स आ जाएंगे। जब कोई प्लेटलेट डैमेज्ड वेसल से गुजरेगा, अब वेसल की वॉल जो हमारे पास है वो ब्लड वेसल की वॉल डैमेज्ड है, वहां पे कहीं पे कट लगा हुआ है, जब वो वहां से गुजरेगा प्लेटलेट, तो वहां पे जाके कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। कौन से केमिकल्स रिलीज करेगा? केमिकल कौन रिलीज करेगा? प्लेटलेट। जब प्लेटलेट डैमेज वेसल की वॉल से गुजरेगा, वहां पे जाके कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। जैसे कि एक केमिकल हमारे पास आता है सेरोटोनिन हो गया। दूसरा एक केमिकल की क्लास है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स। तो ये दो केमिकल हमारे पास एक प्लेटलेट रिलीज करता है। अब ये दो प्लेटलेट्स का हमारे पास क्या काम है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? अब यहाँ पे वेसल डैमेज है, जब ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, जब उसका डायमीटर कम हो जाएगा, तो उस तरफ से जो उस साइड पे है वो ब्लड कम जाएगा, क्योंकि वेसल का डायमीटर कम है, ज्यादा ब्लड जा नहीं सकता। जब ब्लड कम जाएगा तो उस एरिया से जो है हमारे पास ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन आपको समझ आ गई होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट कर जाना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। कैसे होता है? जब प्लेटलेट्स अपने किसी भी डैमेज्ड वेसल से गुजरेंगे, उसकी वहां पे जाके कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, जैसे कि सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं हमारे पास? ये वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं। ये क्या करेंगे? ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगे, उनके स्मूथ मसल्स पे, और उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमेन है, जो डायमीटर है, वो कम हो जाएगा, और उस तरफ फिर ब्लड कम जाएगा, तो ब्लड का जो लॉस है वो भी कम होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास जो डैमेज्ड वेसल है, अब जब ब्लड वेसल डैमेज्ड हुई है, वो भी कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोथेलिन्स, रिलीज्ड बाय डैमेज्ड वेसल। ये एंडोथेलिन्स हमारे पास क्या करते हैं? ये भी वेजो कंस्ट्रिक्शन ही करवाते हैं। सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन्स और एंडोथेलिन्स कौन रिलीज करता है? डैमेज्ड वेसल, और ये भी हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन ही करवाते हैं। अब पहला स्टेप हमने डिस्कस कर लिया, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर गई। अब उस तरफ जहां पे कट लगा हुआ है, वहां पे हमारे पास ब्लड फ्लो कम है, तो वहां से ब्लीडिंग भी कम हो रही है। अब हम स्टडी करते हैं दूसरा स्टेप, जिसका नाम है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हमारे पास दूसरा स्टेप है। इसके भी नाम से ही जाहिर है, प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स, प्लग हम कह सकते हैं एक क्लस्टर टाइप, एक गुच्छा बना देते हैं प्लेटलेट्स। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? प्लेटलेट्स का एक गुच्छा टाइप बनता है।
अच्छा, अगर हम इस दूसरे स्टेप को याद करना चाहें, इनमें इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसमें हम 3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं जो हमारे पास हैं। पहला है एडिशन, दूसरा है रिलीज ऑफ एडीपी, और तीसरा एग्रीगेशन। ये 3 पॉइंट्स अगर हम याद कर लें तो हम इस चीज को याद रख सकते हैं कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वाला जो स्टेप है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन। अब एडिशन, कोई भी वेसल मेरे पास डैमेज है, वहां से जब प्लेटलेट गुजर रहा है, तो मैंने अभी इस स्टेप में भी बताया कि प्लेटलेट वहां पे जाके चिपक जाएगा और कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन। ये 2 केमिकल्स हमारे पास क्या करवाएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब ये प्लेटलेट जब गुजर रहा है, यहां से डैमेज वेसल आई, यहाँ पे वो जाके चिपक गया। इन 2 केमिकल्स के अलावा वो अब रिलीज करेगा एडीपी। ये तो उसने वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए रिलीज किए ना, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो उस एरिया में कम हो और वहां से कम ब्लड लॉस हो, और वो रिलीज करेगा एडीपी। इस एडीपी का काम क्या है, ये हमारे पास और प्लेटलेट्स को वहां पे अट्रैक्ट करेगा। एडीपी का काम हमारे पास क्या है, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। ये एडीपी, इस एडीपी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स वहां पे हमारे पास उस डैमेज एरिया में आके इकट्ठे होंगे। जब कोई प्लेटलेट वहां पे आ गया, वो भी उस डैमेज वेसल के साथ चिपक गया, उसने भी एडीपी रिलीज किया, फिर वो एडीपी और प्लेटलेट्स को बुला के लेके आएगा, और प्लेटलेट्स आएंगे, वो आगे चिपकेंगे, एडीपी रिलीज करेंगे, और फिर एडीपी रिलीज करेंगे, और पॉजिटिव मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस चलता ही जाएगा जब तक कि हमारे पास एग्रीगेशन नहीं हो जाती। अब एक प्लेटलेट आया, हम डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। ये वेसल है हमारे पास, ब्लड वेसल है, ये यहां से हो गई डैमेज, ये यहां पे प्लेटलेट्स आए। अब प्लेटलेट एक यहां पे चिपक गया, इस प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया हमारे पास, एडीपी। इस एडीपी को देखते हुए हमारे पास और प्लेटलेट्स यहां पे आना शुरू हो गए। अब ये एक और एडीपी प्लेटलेट आया, वो भी आके यहां पे चिपक गया, उसने भी एडीपी रिलीज किया। इस एडीपी को देखते हुए और प्लेटलेट्स आ जाएंगे, एक और आके चिपक गया, वो भी एडीपी रिलीज करेगा, और इस तरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस चलता ही जाएगा जब तक कि हमारे पास ये जो एरिया, ये यहाँ पे एक टेम्परेरी सील नहीं बन जाती। जब तक यहाँ पे टेम्परेरी सील नहीं बनेगी, ये प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू रहेगा और चलता ही रहेगा। अब एक प्लेटलेट आया, आगे डैमेज वेसल के साथ अटैच हुआ, दूसरा आया, वो भी आगे अटैच हो गया, तीसरा आया, वो भी आगे अटैच हो गया, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये एक प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी एक गुच्छा टाइप बन गया, और अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास प्लेटलेट्स का एक प्लग यानी एक क्लस्टर टाइप बन जाएगा। प्लेटलेट आके वॉल पे चिपके, एडीपी रिलीज हुआ, एडीपी ने और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, और इसी तरह करते करते प्लेटलेट चिपकते चिपकते एग्रीगेशन होती गई, एग्रीगेशन। इसी तरह प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट होते जाएंगे और एक प्लेटलेट प्लग टाइप बन जाएगा, एक टेम्परेरी सील टाइप बन जाएगी, और इस एरिया से ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाएगा। अगर हम इसको देखें कि ये प्लेटलेट प्लग हमारे पास इंजरी के कितनी देर बाद बन जाता है, तो नॉर्मली कंप्लीट विदिन 6 मिनट्स। इंजरी के तकरीबन 6 मिनट बाद तक ये हमारे पास प्लेटलेट प्लग बन चुका होता है, और उस जगह से जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी होती है। अब हमने डिस्कस करना है जो तीसरा स्टेप है हमारे पास हीमोस्टेसिस का, कोएगुलेशन हमारे पास तीसरा स्टेप है, और हमने अब इसको डिस्कस करना है। कोएगुलेशन यानी जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। अब हमने क्लॉट फॉर्मेशन हम कह देते हैं, हमने अब क्लॉट फॉर्मेशन पढ़ना है कि एक क्लॉट अब कैसे बनेगा, उसको परमानेंटली ब्लीडिंग को स्टॉप कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बॉडी में हमारे पास बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं,
बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, जिसमें हमारे पास जो मेन कुछ हैं वो आप लिख लें। फिब्रिनोजिन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिब्रिनोजिन, दूसरा हम कह सकते हैं क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर। तीसरा हम विटामिन के को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैल्शियम का भी ब्लड कोएगुलेशन में जो है वो रोल है हमारे पास। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जो एक दूसरे को मतलब स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। अगर फिब्रिनोजन है वो हमारे पास क्रिसमस फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, ये अगले को, ये अगले को, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। सारे कोएगुलेशन फैक्टर जो हैं वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या रोल प्ले करेंगे, ब्लड की कोएगुलेशन करवाएंगे, एक क्लॉट की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे। तो ये केमिकल्स, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये कोएगुलेशन फैक्टर्स एक दूसरे को एक ऑर्डर में एक्टिवेट करते जाएंगे और हमारे पास क्या एक्टिव हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे को स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट करते जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज की होगी, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या काम है, नाम से जाहिर है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, एक्टिवेट्स, ये एक्टिव करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ना, तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को ही। अब प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास एक्टिव हो गई, ये इसका क्या काम है, प्रोथ्रोम्बिन ये आगे से एक्टिव करेगी, एक्टिवेट्स एंजाइम थ्रोम्बिन। इन सारों ने एक दूसरे को एक ऑर्डर में एक्टिवेट किया, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को। अब प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम है, ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को। अब थ्रोम्बिन हमारे पास एक्टिवेट हो गई, थ्रोम्बिन एक एंजाइम है। ये थ्रोम्बिन हमारे पास आगे क्या काम करेगा, ये जो है वो फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, लूज फिब्रिन थ्रेड्स में। हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन आगे एक्टिवेट करेगा एंजाइम थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन का क्या काम है, ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है लूज फिब्रिन थ्रेड्स में, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा लूज फिब्रिन थ्रेड्स में। अब हम इसको आगे से ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ये डैमेज्ड वेसल थी, ये डैमेज हुई, यहाँ पे वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन सब कुछ हो गया। अब कोएगुलेशन की बारी, तीसरे स्टेप की बारी आई है। प्रोथ्रोम्बिन आया, उसने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को, यहाँ पे हमारे पास फिब्रिनोजन प्रेजेंट थी, उसको कन्वर्ट कर दिया लूज फिब्रिन थ्रेड्स में। ठीक हो गया। अब लूज फिब्रिन थ्रेड्स जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कोएगुलेट करते जाएंगे, यहां पे आके अटैच होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, इनसोल्युबल फिब्रिन का एक क्लॉट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां पे फिब्रिनोजन थी, इसको कन्वर्ट किया गया लूज फिब्रिन थ्रेड्स में। अब ये जब थ्रेड्स एक दूसरे के ऊपर कोएगुलेट होते जाएंगे, एग्रीगेट होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इनसोल्युबल सा क्लॉट टाइप बन जाएगा और यहां से ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। जैसे हमारे पास कोई कट लगता है तो वहां पे एक वाइटिश सा हमारे पास कोई लाइन सी अपीयर हो जाती है, उसको नॉर्मली वो क्या हमारे पास होती है, इनसोल्युबल फिब्रिन का क्लॉट होता है वो। अब ब्लीडिंग जो है वो हमारे पास स्टॉप हो चुकी है क्योंकि हमारे पास क्लॉट बन गया।
अच्छा, अब ये हमारे पास एक ही कॉमन पाथवे है, प्रोथ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन ने आगे थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, लूज फिब्रिन थ्रेड्स और फिब्रिन क्लोड। लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है ये भी दो पाथवेज के थ्रू एक्टिव हो सकता है। एक हमारे पास है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब क्वेश्चन ये है कि ये पाथवे कब एक्टिव होता है, ये पाथवे कब एक्टिव होता है। नॉर्मली ये दोनों साइड बाय साइड ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें से जो फास्ट है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक है। और ये एक्टिव कब होता है, जब ये डैमेज्ड वेसल एक केमिकल रिलीज करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब ये डैमेज्ड वेसल ये केमिकल रिलीज करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन जब ब्लड में एंटर हो जाएगा तो वो हमारे पास एक्टिव करवाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे को। वो हमारे पास क्या एक्टिव करवाएगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। और इंट्रिंसिक पाथवे हमारे पास जो है वो स्लो है। और ये एक्टिव कब होता है, जब प्लेटलेट आके डैमेज्ड वेसल की वॉल पे अटैच हो जाते हैं। इंट्रिंसिक क्यों स्लो है, क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि प्लेटलेट्स ने भी आगे अटैच ही होना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने भी ब्लड में आना है और फिर ही अपना काम करवाना है, तो इंट्रिंसिक हमारे पास क्यों स्लो है। इस बात को ज़हन में रखें कि जो स्प्लीन है ना वो थ्रोम्बोसाइट्स की यानी प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन साइड भी है और स्टोरेज साइड भी है। नॉर्मली जो ब्लड में हमारे पास प्लेटलेट्स होंगे वो होंगे, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल है, वो ब्लड क्लोटिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर नॉर्मली ब्लड में हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स आने लग जाए तो फिर तो कोएगुलेशन ही हो जाएगी ब्लड की, और जिसके हमारे पास बहुत सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए जो प्लेटलेट्स हैं वो मोस्टली स्प्लीन में स्टोर्ड हैं। जब इनकी जरूरत पड़ती है स्प्लीन से ये रिलीज होते हैं, अपना काम करते हैं आगे ब्लड में, और दोबारा इनको ब्लड से टेकअप कर लिया जाता है। इसी वजह से स्प्लीन से प्लेटलेट्स रिलीज होने हैं, फिर वो आएंगे डैमेज वेसल तक, फिर उधर आके अटैच होंगे। ऑब्वियसली इसमें जरा टाइम लगेगा, तो ये स्लो है। फास्ट पाथवे हमारे पास कौन सा है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कब रिलीज होता है, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल है, जब डैमेज वेसल वो रिलीज करेगी तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे रिलीज हो एक्टिवेट होगा। अब इन दोनों में काम एक ही करना है। इंट्रिंसिक पाथवे का जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही होगा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे का जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही होगा। रिजल्ट दोनों का एक है, लेकिन दोनों की जो स्पीड है वो उसमें हमारे पास जो है वो फर्क है। इस वजह से एक को एक्सट्रिंसिक और एक को इंट्रिंसिक का नाम दिया गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब ब्लड का क्लॉट तो बन गया, ठीक है। ये एक अभी भी हम इसको कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी टाइप है, ये बिल्कुल परमानेंट नहीं है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहना, क्योंकि जो स्किन है वो दोबारा रिकवर भी तो करेगी, जो जैसे पहले थी वैसे बिल्कुल हो जाएगी। तो अब ये जो क्लॉट बना है, अब हम डिस्कस करते हैं ये जो क्लॉट की डिसॉल्विंग होगी दोबारा, ये जब जैसे ब्लड वेसल पहले थी इसको दोबारा ऐसे करने का प्रोसेस, इसको हम अब आगे डिस्कस करते हैं। यानी ये जो क्लॉट बना है इसकी रिमूविंग का प्रोसेस। तो पहले हमने डिस्कस किया जो ये क्लॉट बनने का प्रोसेस था। ये क्लॉट हमारे पास किस चीज का बना, फिब्रिन का, फिब्रिन थ्रेड्स का। पहले हमने क्लॉट बनने का अमल डिस्कस किया। अब क्योंकि इसको रिकवर भी करना है, जैसे वेसल पहले थी उसको वैसे भी करना है वैसे जैसा, तो इस क्लॉट को अब हमें डिसॉल्व करना होगा, मतलब इसको खत्म करना है। क्लॉट किस चीज का बना हुआ है, फिब्रिन का। तो इस क्लॉट की जो हम ब्रेकेज है उसको क्या कहेंगे, फिब्रिनोलाइसिस। मतलब इस फिब्रिन के टूटने का अमल, लाइसिस मतलब ब्रेक होना। अब हमने इसका अमल डिस्कस करना है, इसका प्रोसेस जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये क्लॉट बन रहा था, ठीक है, तब यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट था। ब्लड में ऑब्वियसली प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे एक हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिनोजेन। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे पास। जब ये क्लॉट बन रहा था तो ये प्लाज्मिनोजेन इसके अंदर ट्रैप हो गई थी। उसको ट्रैप करने का क्या मकसद है कि यही प्लाज्मिनोजेन अब इस क्लॉट को जो है वो डिसॉल्व करेगी, इसको ब्रेक करेगी। प्लाज्मिनोजेन इस क्लॉट के बनने के दौरान ही ब्लड से इस क्लॉट में जो है वो ट्रैप हो गई थी।
अब प्लाज्मिनोजन का क्या काम है, ये जो डैमेज वेसल है वो कुछ एक्टिवेटर्स रिलीज करेंगे। ये जो डैमेज वेसल है इसने कुछ एक्टिवेटर्स रिलीज किए, वो एक्टिवेटर्स जाके एक्ट करेंगे प्लाज्मिनोजन पे, और ये जो प्लाज्मिनोजन है ये एक्टिवेट कर देगा एंजाइम प्लाज्मिन को। डैमेज वेसल ने कुछ एक्टिवेटर्स रिलीज किए, एक्टिवेटर्स ने जाके प्लाज्मिनोजन को एक्टिव किया। अब प्लाज्मिनोजन क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी प्लाज्मिन को। प्लाज्मिन हमारे पास एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम हमारे पास क्या करेगा, जो फिब्रिन क्लॉट है उसको ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। डैमेज वेसल ने कुछ एक्टिवेटर्स रिलीज किए, एक्टिवेटर्स ने प्लाज्मिनोजन को एक्टिव कर दिया जो पहले इसके अंदर ट्रैप है। प्लाज्मिनोजन अब क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी एंजाइम प्लाज्मिन को। जब प्लाज्मिन एक्टिवेट हो गया तो प्लाज्मिन का क्या काम है, ये जो क्लॉट बना हुआ है इसी को दोबारा से डिसोल्व करना। जब ये क्लॉट डिसोल्व हो जाएगा तो ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये जो ब्लड वेसल है ये मतलब इसकी जो वॉल्स है वो एक दूसरे की तरफ ग्रो करती हुई बिल्कुल पहले जैसी जो अनडैमेज अनटच्ड ब्लड वेसल थी बिल्कुल उसी तरह की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड है वो ख़त्म होते हैं। हमने आरबीसीज भी पढ़ लिए, हमने वाइट ब्लड सेल्स भी पढ़ लिए और हमने थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स भी पढ़ लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड तीनों पढ़ लिए, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।